नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान मंथन पाठशाला पर। आज हम फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं एक नए टेस्ट श्रृंखला के साथ में। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए और टेस्ट को देखते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है। आई होप आप लोगों के यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी होगी। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा अवलेह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसकी खोज 1825 ईस्वी में स्टर्लिंग द्वारा की गई थी। फर्स्ट, इसकी खोज 1825 ईस्वी में स्टर्लिंग द्वारा की गई थी। सेकंड, यह अभिलेख उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है और इसमें महामेघवाहन वंश के प्रतापी राजा खारवेल का उल्लेख है। ठीक है, पहला देखिए 1825 बोल रहा है और स्टर्लिंग के द्वारा बता रहा है। दूसरा, उड़ीसा के पुरी जिले में महामेघवाहन वंश, वंश का नाम है महामेघवाहन वंश, और प्रतापी राजा कौन है? खारवेल का उल्लेख मिलता है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन सी, यानी क्या कहते हैं, विकल्प सी दोनों, यानी एक और दो दोनों सही है। एक और दो दोनों सही है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज, ध्यान दीजिएगा, 1825 में। ठीक है, किसने किया था? एंड्रू स्टर्लिंग ने किया था। एंड्रू स्टर्लिंग ने किया था। ठीक है, यह अभिलेख उड़ीसा के पुरी भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ी, पहाड़ी कभी आप पूछ लेता है उदयगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो उदयगिरी, उदयगिरी पहाड़ी ठीक में स्थित है। ठीक है, और जो महामेघावन, जो ये चेदी, महामेघावन वंश जिसको चेदी वंश भी कहते हैं, चेदी, ठीक है, चेदी वंश कहते हैं, कि प्रतापी शासक का खारवेल का विवरण मिलता है। खारवेल का विवरण मिलता है। ठीक है, ये जैन धर्म के अनुयायी या पोषक थे, खारवेल। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप लोग निश्चित रूप से एग्जाम में काफ़ी लाभ मिलने वाला है यहाँ से। नर्मदा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, फर्स्ट ऑप्शन है, यह विंध्याचल नर्मदा नदी के संबंध में, यह विंध्याचल सतपुड़ा पर्वतों के बीच एक रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। सेकंड, यह अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी और इसकी कुल लंबाई 1320 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है। कह रहा है अरब सागर में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। ठीक है, तो अरब सागर में, ये कह रहा है अरब सागर में गिरने वाली क्या सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दोनों कथन को अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद ही आप लोग जवाब दीजिए। कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि आपने कौन सा ऑप्शन सही किया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सी हो जाएगा। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में एक भ्रंश घाटी से बहती है, बिल्कुल सही है। या पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर, अरब सागर में खंभात की खाड़ी, यहाँ पे खंभात की खाड़ी। ठीक है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्योंकि यहाँ दक्षिण भारत का नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अरब सागर पूछा है, नहीं क्या कहते हैं, अरब सागर के खंभात, यानी अरब सागर पूछा हुआ है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कई बार मिलान में आ जाता है छोटी बड़ी नदियों में, तो ध्यान दीजिएगा 1312 किलोमीटर, 1312। ठीक है, यानी 12 13, 13 12 उलट दीजिए। ठीक है, 13 12, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि संसद के किसी भी सदन में बोलने, देखिए ध्यान से देखिए, बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है किंतु मत देने का अधिकार नहीं है, किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? ठीक, बताइए। संसद किसी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, महान्यायवादी, महान्यायवादी की बात कर रहा है, महान्यायवादी। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद किस में है बताइए? अनुच्छेद 85 में, कि 88 में, कि 320 में, कि 64 में? ठीक है,
अनुच्छेद भी कुछ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कम से कम 100 अनुच्छेद तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो कन्फ्यूज कर जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, छोटा तो दिखता है लेकिन यहाँ गलतियाँ बहुत होती हैं। अनुच्छेद 88 में, डबल एट में, डबल एट में क्या कहा गया है कि महान्यायवादी सदन में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मत देने का अधिकार, ठीक है, उसको नहीं दिया गया है। ठीक है, ये चूंकि क्या है, यह भारत के महान जो न्यायवादी तथा मंत्रियों को संसद में किसी भी सदन में संयुक्त बैठक या किसी संसदीय समिति में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है। ठीक है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा, इन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कॉल मनी से क्या तात्पर्य है, बताइए, कॉल मनी से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? भारतीय मुद्रा बाजार में धन जो एक दिन के लिए उधार लिया जाता है, क्या उसे कॉल मनी कहते हैं, बताइए। कॉल मनी या दीर्घकालिक ऋण होता है, या विदेशी मुद्रा ऋण होता है, या शेयर बाजार का निवेश होता है, बताइए क्या होता है। बताइए क्या ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन सही है दोस्तों। क्या है, भारतीय मुद्रा बाजार में वह धन जो एक दिन के लिए उधार लिया जाता है। अब आपको लोगों को लग रहा हो एक दिन के लिए उधार से क्या होता है। ठीक है, हम लोगों के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बैंक या बैंकिंग सिस्टम में एक दिन का उधार बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, कई बार ऐसा आवश्यकता पड़ जाती, तो ऐसी व्यवस्था की गई है। यह भारतीय अंतर बैंक मुद्रा बाजार का अत्यंत अल्पकालिक, यानी ओवरनाइट, यानी अंतर का जो है ओवरनाइट कहते हैं। ठीक है, यानी अल्पकालिक ओवरनाइट, यानी एक दिन के लिए ऋण लिया जाता है, जिसका उपयोग बैंक अपनी तात्कालिक तरलता जो लिक्विडिटी है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करता है। क्योंकि बैंक की लिक्विडिटी जितना निर्धारित की गई है उतना होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है इकोटोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जो क्या कहते हैं पर्यावरण का क्वेश्चन है। इकोटोन के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, देखिए। इकोटोन अक्सर दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। दूसरा, यह पतला या चौड़ा दोनों हो सकता है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के जवाब की तरफ बढ़ते हैं, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी पतला पतला और चौड़ा दोनों हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बस इसमें जो उसका मेन क्या कहते हैं डेफिनेशन में आनी चाहिए कि या दो से अधिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच का संक्रमण काल होना चाहिए। तो वो जो संक्रमण क्षेत्र है, वह संक्रमण क्षेत्र पतला भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज एंजाइम शरीर में किसका पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम शरीर में किसका पाचन करता है, बताइए किसका करेगा। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, कि न्यूक्लिक अम्ल का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, लिपिड। लिपिड, लिपिड का करेगा, लिपिड यानी वसा। कई बार वसा दे देता है और लिपिड नहीं देता है, और कई बार ऐसा होता है लिपिड शब्द देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिपिड यानी लिपिड को ही वसा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लिपिड को ही वसा कहते हैं। ठीक है, तो यह एंजाइम मुख्य रूप से अग्नाशय जो पेंक्रियाज है द्वारा स्रावित होता है, और जो वसा यानी लिपिड्स यानी फैट्स, वसा को क्या कहते हैं, लिपिड्स या फैट्स भी कहते हैं, को फैटी एसिड यानी कि वसा को फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में तोड़कर उसका पाचन करता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वसा को फैटी एसिड में, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड में, और किस में करता है, ग्लिसरॉल में। ठीक है, ग्लिसरॉल में, इन दोनों में तोड़ता है। ठीक है, इन दोनों में तोड़कर उसका पाचन करता है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है तो छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ये समझने वाली बातें थी। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये पाषाण काल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक सेगमेंट को कवर करने की कोशिश की गई है। देखते हैं, मध्य पाषाण काल संस्कृति, देखिए ध्यान से, मध्य मध्य पाषाण काल संस्कृति, स्थल सराय नाहर राय
के संदर्भ में लिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ध्यान दीजिएगा, पाषाण जो काल है, पाषाण, ठीक है, इसको मुख्यतः 3 काल में बाँटा गया, निम्न, मध्य, ठीक है, और नव, ठीक है, इस तरीके से 3 में बाँटा गया। तो यहाँ मध्यकाल की बात कर रहा है, मध्यकाल देख लेते हैं। यह कह रहा है कि जो सराय नाहर राय है उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? यह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज जी.सी. ओझा, ठीक है, ने की थी। इस तरीके से याद रखिएगा, कई बार खोज भी पूछ लेता है, ठीक है, खोज भी पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ से 11 मानव समाधियाँ और 8 गर्त चूल्हे पाए गए हैं। एक समाधि में एक साथ 4 मानव को लिटाया गया था। डी, उपयुक्त का सभी कथन सही है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? उपयुक्त सभी कथन सही हैं। देखिए, मध्य पाषाण संस्कृति, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, मेंस में जो यूपीपीसीएस का जो मेंस होता है, उसमें जो 5वां पेपर है, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है, या पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ये हिस्ट्री वाला पार्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कि मध्य पाषाण संस्कृति से पाए गए स्थलों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसी तरीके से तो लिखना है, मध्य पाषाण ऐसे लिखना है कि सराय नाहर राय, इसमें ये चीज़ पाया गया है, 11 मानव समाधियाँ पाई गई, 8 गर्त चूल्हे पाए गए, इसकी खोज जी.सी. ओझा ने किया, एक समाधि में एक साथ 4 मानव को लिटाया गया। तो यही सब पॉइंट जो बच्चा, ये जो स्टूडेंट, यानी इन्हीं सारी पीटी को पढ़ते वक्त फैक्ट्स को प्रयोग कर लेता है मेंस में, ठीक है, उसका आंसर बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, कहते हैं आंसर राइटिंग उसने बहुत अच्छा कर लिया, तो बहुत अच्छा है क्योंकि फैक्ट्स बिना आंसर लिखोगे कैसे, ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप पीटी पढ़ते वक्त इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखते आगे बढ़िए, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा, बताइए, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, बताइए क्षिप्रा नदी कहाँ बहती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्षिप्रा नदी कहाँ बहती है, ठीक है। तो उज्जैन, हैदराबाद, श्रीनगर, गोरखपुर। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, उज्जैन हो जाएगा, ठीक है, उज्जैन हो जाएगा। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक शहर जो उज्जैन है, वो क्षिप्रा नदी के, क्षिप्रा या सिप्रा नदी के तट पर स्थित है, और जहाँ कुंभ यानी सिंहस्थ मेला लगता है, ठीक है, ठीक है, सिंहस्थ यानी कुंभ मेला, जिसको कहते हैं सिंहस्थ मेला, ठीक है, सिंहस्थ मेला लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री, देखिए पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? कहीं तो किया गया होगा, देख लेते हैं ऑप्शन को। अनुच्छेद 75 में, संविधान की दूसरी अनुसूची में, कि संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, कि अनुच्छेद 105 में। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। तो उनको वेतन और भत्ते कैसे मिलते हैं दोस्तों? क्योंकि संविधान में प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख का विशिष्ट अनुच्छेद है नहीं। तो संसद समय समय पर अधिनियम द्वारा निर्धारित करता है, ठीक है, संसद क्या करता है, समय समय पर अधिनियम के द्वारा उनके वेतन भत्ते का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 106 क्या कहता है? 106 कुछ कुछ तो कहता होगा, क्या कहता है? अनुच्छेद 106 के अंतर्गत सांसदों के रूप में और प्रधानमंत्री वेतन भत्ता यानी अधिनियम के तहत जो वेतन भत्ता पाता है, चूँकि क्या है कि ये सांसद होता है, कौन? एक है प्रधानमंत्री, ठीक है, या राज्यसभा का या लोकसभा का। तो होता है क्या है, वो सांसद के रूप में, ठीक है, सांसद के रूप में वेतन भत्ता पाता है, ठीक है। तो 106 में उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लाफर वक्र। देखिएगा जो है ये पोएम क्या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। लाफर वक्र जो कर्व, लाफर कर्व होता है, किसके बीच को दर्शाता है? किसके बीच को दर्शाता है बताइए? कर दरों तथा सरकार द्वारा संगृहित कर राजस्व को, कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को, कि गरीबी और प्रति व्यक्ति आय को, आयात और निर्यात को। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हमको छोड़ के ही आना पड़ता, लेकिन अगर प्रैक्टिस करके आप लोग जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी यह अर्थशास्त्री आर्थर, जो आर्थर लॉफर थे, द्वारा किया गया एक सिद्धांत, उनके द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है। उन्होंने कहा था कि जो टैक्स रेट यानी कर की दर और उससे प्राप्त होने वाला कुल टैक्स रेवेन्यू के बीच का संबंध को प्रदर्शित करता है।
तो उसको कहते हैं लाफर वक्र वक्र का नाम दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, लाफर वक्र हम समझ ही गए हैं, कर दरों तो सरकारों द्वारा संग्रहित कर राजस्व। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है हाल ही फिलहाल में, ठीक है, किसी साल जो है यूपी पीसीएस की पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसको एक बार फिर से आप लोगों के सामने जो है लेकर हम आए हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कई बार कंफ्यूजिंग कर जाता है। आरोही क्रम का मतलब समझिए, आरोह यानी चढ़ाव, तो ये आरोही क्रम है। अव मतलब क्या कहते हैं, डिसेंडिंग क्रम, तो नीचे को। ठीक है, तो ये कह रहा है नीचे से ऊपर यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है, बताइए। प्रजात, वंश, परिवार, गण, वर्ग, संघ, संभाग या जगत। ये चार दिए हुए, ये इतने सारे दिए हुए हैं। अब इन्हीं में से मिक्स जो है आगे पीछे लगाना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। पहले प्रजाति आती, ठीक है, पहले जो क्या कहते हैं कि जीव जंतुओं की एक प्रजाति होती है। ठीक है, फिर उनका वंश होता है, वो किस वंश में पैदा हुए। ठीक, वंश, उनका वंश होता है। वंश के बाद परिवार बनता है, परिवार के बाद में गढ़ बनता है, गढ़ के बाद वर्ग बनता है, वर्ग के बाद संघ या संभाग बनता है, फिर जगत होता है। यानी आप ऐसे जो है क्या कहते हैं वेन डायग्राम से भी चीज़ें समझ सकते हैं। जो लास्ट में होता है वो क्या होता है, जगत होता है। क्या होता है, जगत होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। प्रजाति, वंश, परिवार, गढ़, वर्ग, संघ या संभाग, जगत। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निद्रा निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है। निद्रा रोग किसके कारण होता है बताइए। मच्छर के काटने से, कि प्रोटोजोआ सीसी मक्खी के काटने से, कि वायरस से, कि बैक्टीरिया से, बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, अगर मान लीजिए सीसी मक्खी नहीं दिया, सीसी स्लीपिंग, सीसी स्लीपिंग, तो सीसी इस तरीके से स्लीपिंग सिकनेस, तो सीसी, ये इसको इस तरीके से याद रख लीजिए, 4 सी, ऐसे ऐसे याद रख लीजिए, सी है ना, ऐसे याद रखिए, याद करने का तरीका। ठीक है, 4 टाइम्स सी, इस तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, हालांकि यस से उसकी साउंड आता है, लेकिन ऐसे याद कर सकते हैं। अगर कहीं प्रोटोजोवा दिया है तो प्रोटोजोवा लगा दीजिएगा कोष्टक में, अगर ऐसा ना दिया हो सीसी मक्खी काटने से। अगर कहीं भी सीसी मक्खी काटने से दिया हुआ है तो उसको लगा दीजिए। तो निद्रा रोग इसके कारण होता है, सी यानी प्रोटोजोआ सीसी मक्खी के काटने से। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म के संदर्भ में यापनीय संप्रदाय, कई बार ऐसा होता है, सामान्य रूप से तो हमको ये पता होता है कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, है ना। लेकिन उसके आगे भी धीरे धीरे जिस तरीके से समय आगे बढ़ता है, उसमें भी बहुत सारे संप्रदाय उप संप्रदायों के रूप में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, विखंडन होता चला जाता है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में श्वेतांबर और दिगंबर थे। ठीक है, अब कह रहा है यापनीय संप्रदाय किससे संबंधित है। अब श्वेतांबर से है कि दिगंबर से है, कि श्वेतांबर दिगंबर दोनों से है, कि स्थाविरवादी से है, बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यापनीय संप्रदाय, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का मिश्रण है ये। मिश्रण कैसे है, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म का एक संप्रदाय जो विचारों और मान्यताओं में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों की परंपराओं का एक समन्वित या मिश्रित रूप था। ठीक है, या दिगंबरों की तरह नग्नता तो मानता था, और साथ में, ठीक है, साथ में, ठीक है, लेकिन महिलाओं के मोक्ष जैसी बातें श्वेतांबर की तरह स्वीकार भी करता था। ध्यान दीजिएगा, दिगंबर में क्या था, ठीक है, नग्न रहना है, महिलाएं क्या कहते हैं कि वो मोक्ष की प्राप्ति की हकदार नहीं होती हैं, ऐसा कहता था। लेकिन श्वेतांबर क्या कहता था, श्वेत कपड़ा धारण करता था, और महिलाओं के, वो भी ये कह सकते महिलाएं भी मोक्ष की यानी निर्वाण की प्राप्ति कर सकती है। तो एक बात इनसे ले लिया, एक पॉइंट इनसे ले लिया, तो इस तरीके से मिश्रित हो गया। क्या हो गया, मिश्रित हो गया। तो ये इसी मिश्रित की बात की जा रही है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, पहला तो यही हमको याद रखना है कि यापनीय संप्रदाय किससे है, जैन धर्म से है। और यापनीय संप्रदाय जैन धर्म में भी किससे संबंधित है, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का मिश्रण है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
चचाई जलप्रपात, बताइए चचाई जलप्रपात, ठीक है, ज्योग्राफी से का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, बताइए। नर्मदा पे है कि कावेरी पे है कि चंबल पे है कि स्वर्ण रेखा पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा चंबल। इसको भी ऐसे याद रख लीजिए, चचाई चंबल, चचाई चंबल, ठीक है, चचाई चंबल। तो इस तरीके से, ठीक है, दो वर्ण सेम है तो इस तरीके से चचाई जलप्रपात चंबल, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो ये रीवा जिले में बीहर नदी चंबल बेसिन का ही हिस्सा है, ठीक है, ठीक है। तो रीवा जिले में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा, देखिएगा, शास्त्रीय यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की शुरुआत किस वर्ष की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए किस वर्ष किया था। और जिस वर्ष किया था वो कौन सा पहला भाषा था जिसको दर्जा मिला था, और अभी तक कितने शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज को दर्जा दिया जा चुका है, आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो 2003, 2004, 2006, 2010, ठीक है। सबसे पहले 2004 में क्या हुआ था, 2004 में क्या हुआ था, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और सबसे पहले तमिल, ठीक है, सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अब इसके आगे अलग अलग सन में अलग अलग भाषाओं को दर्जा दिया गया था। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कितने शास्त्रीय भाषाएं इस समय भारत में ऐसा एग्जिस्ट करती हैं जिसको भारत सरकार के द्वारा दर्जा दिया जा चुका है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैडो बैंकिंग प्रणाली किससे प्रभावित करती है, बताइए। शैडो बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, क्योंकि ये एक टेक्निकल शब्द आप लोगों के सामने है, लेकिन अभी इसको ढंग से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे घर के आसपास में इस तरीके से सिस्टम बहुत पहले से ही चला आ रहा हो, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, पहले विकल्प को देख लेते हैं, ठीक है। सामान्य बैंकों के निष्पादन तथा नीतियों को, केवल केंद्रीय बैंक को, कि कृषि क्षेत्र के ऋणों को, कि शेयर बाजार के सूचकांक को, बताइए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य बैंकों के निष्पादन तथा, ठीक है, नीतियों को। देखिए आप देखें, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि लोग पैसा क्या कहते हैं कि सूद पे या लेन देन इस तरीके से कर लेते थे, ठीक है। तो जैसे जो कहते हैं ना कि जो लाला लोग होते थे, ठीक है, सब पुराने मूवीज़ में दिखाया गया है। तो इस तरीके से पहले वो एक शैडो बैंकिंग के रूप में ही कार्य करता था। आज भी जिन जिन लोगों का बैंकिंग से, ठीक है, यानी फिनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है, यानी उनका जुड़ाव नहीं हुआ है, आज भी वो क्या कहते हैं लेन देन इसी हिसाब से कहीं ना कहीं करते हैं। हालांकि, ठीक है, हालांकि जो क्या कहते हैं कि जनधन खाता, जब से जनधन योजना आया तब से काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, काफ़ी लगभग जो है लोगों के खाता हो गया। उसके पीछे रीज़न ये भी है क्योंकि उस खाते में जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है, उसका पैसा इन डीबीटी के माध्यम से जाना है, इसलिए खाता भी खुलाना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसी का आधुनिक रूप में जो एनबीएफसी बैंक है, आप लोगों ने सुना होगा एनबीएफसी, एनबीएफसी, ठीक है, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय जो कंपनियां हैं, और ऐसे वित्तीय संस्थान आते हैं जो बैंकिंग जैसी सेवाएं देती हैं लेकिन पारंपरिक बैंकिंग नियमों के अधीन नहीं होते हैं। ये सामान्य बैंकिंग प्रणाली व इसकी नीतियों पर गहरा प्रभाव डालते हैं, तो उनको शैडो बैंकिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से शैडो बैंकिंग प्रणाली का आप लोगों ने डिफिनेशन भी जान लिया, और उस डिफिनेशन के आधार पे कभी कभी शैडो बैंकिंग पे कुछ जोड़ कर थर्ड पेपर में, यानी ABPCS मेंस के थर्ड पेपर में कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है, तो आप इन्हीं सब बातों को जोड़कर आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, प्रवाल, प्रवाल यानी कोरल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूल दशा आवश्यक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रवाल के विकास के लिए निम्नलिखित कौन सी अनुकूल दशा आवश्यक है, ठीक है। जब हम प्रवाल दिखाते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कहाँ कहाँ पे प्रवाल है, ठीक है, मान लीजिए, तो हम यहाँ पे कहाँ पे यह कहते हैं कि एटाल प्रकार का प्रवाल है, कहाँ पे भित्ति, कहाँ कैसे। तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं, जब उसकी विशेषताएं लिखी जाती हैं तो यही सारे पॉइंटों में से निकाल के लिखा जाता है। देखिए, जल का अवसाद रहित होना चाहिए,
ये बिल्कुल सही है। तापमान लगभग 20 अंश सेंटीग्रेड से 21 अंश सेंटीग्रेड होना चाहिए, ये भी सही है। लवणता लगभग 32 से 40% होना चाहिए, ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है, बताइए। जो मीठा स्वाद होता है उसका मुख्य कारण होता है ग्लूकोज होता है, कि फ्रक्टोज होता है, यानी फल शर्करा, कि सुक्रोज होता है, कि माल्टोज होता है। ठीक है, तो बताइए, यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए ध्यान से, फ्रक्टोज फल शर्करा, फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण। देखिए, अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मल्टोज माल्टोज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, फल फ्रक्टोज, फल शर्करा। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लीजिए कि फल में मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है, फ्रक्टोज यानी फल शर्करा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, देखते हैं क्या है। तमिल साहित्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बताइए, तमिल साहित्य के संदर्भ में कुरल, ठीक है, कुरल जो है, तिरुकुरल के रचित रचयिता कौन है? ठीक है, बताइए कौन है कुरल या तिरुकुरल के रचयिता कौन है, बताइए। कुरल तमिल साहित्य कौन है, बताइए। इसे क्या कहते हैं, तमिल 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 भाषा का क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तमिल भाषा का ये वेद है, वेद या पंचम वेद कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ 4 वेद है, तो इसको पंचम वेद माना जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर ये कह दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि पांचवा वेद किसे कहते हैं, ओवरऑल ऐसे जोड़ के पूछ लिया जाए, तो तमिल साहित्य में इसको पांचवा वेद कहने कि 4 वेद तो हमारे साहित्य में पहले से ही सनातन तरीके से एग्जिस्ट करती है। अब उस चौथे पांचवें को भी माना गया, इसको पंचम वेद का उपमा दी गई। ठीक है, तो ये वेद, वेद या पंचम वेद। तो कुरल, कुरल के रचयिता क्यों है, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर हैं, तिरुवल्लुवर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तिरुवल्लुवर है। ठीक है, नाम थोड़ा सा कठिन होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तिरुवल्लुवर जो है इसके रचयिता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए मिलान का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हम मिक्सअप क्वेश्चन लाया गया है, कठिन भी है आसान भी, और इस तरीके से क्वेश्चन लगातार पेपर्स में आजकल देखे जा रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइनर क्वेश्चन अब आना थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन अब लाया जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए, कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात दिया है, एक तरफ जलप्रपात दिया है, एक तरफ सूची नदी दिया है। शिव समुद्रम, ठीक है, जलप्रपात, और ये दूसरे को नर्मदा दिया है। डुडमा, मचकुंड दिया है, और हुंडू और स्वर्ण रेखा दिया है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, देखते हैं, ये नर्मदा नदी पे है। शिव समुद्रम कावेरी पे है। तो बताइए, E2B1, A2B1, A2B1, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम और देख लेते हैं, C3 डुडुमा, ठीक है, डुडुमा जो है ये मचकुंड, मचकुंड जो है नदी पे है। और हुंडू, हुंडू है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, हुंडू, हुंडू स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो ये चलो दो तो याद रहता है, कपिल धारा, धुआंधार, शिव समुद्रम। लेकिन जो डुडुमा है, ध्यान रखिएगा, डुडुमा मचकुंड पे है और हुंडू स्वर्ण रेखा पे है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। यहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338 ए में, अनुच्छेद 338 बी में, अनुच्छेद 338 या 320 में, बताइए किसमें किया गया है। एक संविधान संशोधन हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 102 नंबर। ठीक है, 102 में संविधान संशोधन के तहत 2018 में, ठीक है, 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत क्या किया गया था, 2018, ठीक है, के तहत
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा, 338 बी जोड़ा गया, ठीक है, और जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, क्या एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और अनुच्छेद 338 में क्या है, ये एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ठीक है, जो है आयोग की बात की गई है। और 338 ये में अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है। 338 अनुसूचित जाति, 338 ये अनुसूचित जनजाति, 338 भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जीडीपी की गणना, जीडीपी जीडीपी की गणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता। देखिए नहीं और हाँ इस तरीके से देखकर आप लोग जो है उसको सर्कल करके भी अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। इसमें क्या शामिल नहीं होता है, मध्यवर्ती वस्तु और उपभोग की गई चूंकि वस्तु का विक्रय, सामयिक स्तर पर उत्पादित अंतिम वस्तुएं, सेवाएं, तैयार माल। देखिए ध्यान से, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी जो मध्यवर्ती वस्तु और उपभोग की गई जा चुकी वस्तु, इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसके पीछे क्या क्या कारण है, ठीक है। जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें केवल एक निश्चित समय में उत्पादित यानी कहते हैं ना अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। एक साल के अंदर एक उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। डबल जो काउंटिंग यानी दोहराव से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं को, ठीक है, शामिल इसमें नहीं किया जाता। और पुरानी या उपयोग की जा चुकी वस्तुओं की बिक्री को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शामिल किया जा चुका होता है अंतिम रूप से। तो मध्यवर्ती या उपभोग की गई वस्तु को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बताइए अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पता है इसका जवाब तो बताइए। माइक MIKE, ठीक है, माइक मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक, इसका फुल फॉर्म भी हो गया मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स कार्यक्रम किस वर्ष है यहाँ, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन तो ऐसे बन जाता है कि माइक कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो एलिफेंट्स यानी हाथियों से संबंधित है। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है किस वर्ष प्रारंभ किया, यहाँ वर्ष पूछा है, किस वर्ष प्रारंभ किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा 2003 में, 2003 में। तो ये जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रूफ कपड़ा, ब्लड प्रूफ कपड़ा बनाने में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। बुलेट प्रूफ कपड़ा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। नायलॉन और टेफ्लॉन का, लेक्लॉन व क्योलर का, कि पॉलिस्टर, और रेडी ऑप्शन रेयान का, बताइए। जो बी ऑप्शन है ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेक्लॉन और केवलर का प्रयोग किया जाता है, लेक्लॉन केवलर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रूफ जैकेट और कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। उच्च शक्ति वाले सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये क्या है, ये सब फाइबर हैं, ठीक है, और उच्च शक्ति वाले सिंथेटिक फाइबर हैं, ये भी ध्यान रखना सिंथेटिक है, सिंथेटिक, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। दिल्ली दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैन्य संगठन मंगोल पद्धति पर आधारित थी, बताइए क्या आधारित थी, बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों, मुगल काल जो मुगल काल था उन दोनों लोगों के दोनों जो के क्या कहते हैं काल के जो सुल्तान रहे हैं कि उन लोगों ने सैन्य संगठन को मंगोलों के पद्धति पे ही आधारित किया था, ठीक। और सेना की सबसे छोटी इकाई सरखेल, सरखेल छोटी इकाई सरखेल और सबसे बड़ी इकाई खान कहलाती थी, ये भी सही है, दोनों सही है। यानी दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था मुख्यतः जो है चंगेज खां की दशमलव या मंगोल पद्धति, कई बार ऐसे दशमलव पद्धति भी पूछ लेता है कि दशमलव पद्धति, ठीक है, तो या दशमलव पद्धति कहिए आप, या क्या आप कहिए, ध्यान से देखिएगा, या मंगोल पद्धति कहिए, ठीक है। दशमलव पद्धति मंगोल पद्धति एक ही बात है, यानी ये सही हो गया। सेना की सबसे छोटी इकाई प्रधान जो होता है सरखेल,
सरखेल में क्या होता है, 10 जो है घुड़सवार होते हैं। कितने? 10 घुड़सवार सरखेल होता था। और सबसे बड़ी इकाई का जो प्रधान होता था उसे खान कहते थे। ठीक है, उसे खान कहते थे। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों 25 क्वेश्चन का सेट अभी सॉल्व किया। 25 क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी सीखा और साथ में कुछ और क्वेश्चंस को जानने का प्रयास किया। आप लोग इसी तरीके से सेशन से जुड़े रहिए, लगातार ये सेशन लगातार एग्ज़ाम के पहले तक चलेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 2026 को पीटी एग्ज़ाम है। ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभार आप आके, ठीक है, जब आपको टाइम लगे तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में थोड़ी तैयारी में क्लियरिटी भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।